Hello friends, I again welcome you to our channel Law in Detail। तो लॉ इन डिटेल पे हम सारे लीगल इश्यूज और जितने भी लॉ के प्रोविजंस हैं उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो नाउ आप हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ चेक करें और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए टुडे वी विल डील विद सेक्शन 12। आज हम पढ़ने वाले सेक्शन 12 के साथ सेक्शन 12 की डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आगे मूव करने से पहले गाइस मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट आप लॉ इन डिटेल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास फर्स्ट हैंड पहुंचे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 12। जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन 12 डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब हम सेक्शन 12 को समझेंगे। तो सेक्शन 12 is saying except as otherwise herein provided in this section, the court shall not direct specific performance of part of contract। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो 3 कीवर्ड्स हैं कि जो एक्सेप्शंस है इन सेक्शंस में ही प्रोवाइडेड होंगी। ये हमें पता चलता है वर्ड्स हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम ये समझते हैं ये कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल ये है कि कभी भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करता है। तो जनरल रूल ये है कि वो पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का ऑर्डर देगा, अदरवाइज पार्ट के लिए जनरली इट डजंट पास एन ऑर्डर। तो ये जनरल रूल है और ये बात सप्लीमेंट होती है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी, क्योंकि सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बोलता है कि आपके पास जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसे परफॉर्म करें। और इससे ये भी इम्प्लाई होता है कि परफॉर्म करने का मतलब है कि आप पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ परफॉर्म करें। सो दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और यहाँ पे जो वर्ड्स है हियर इन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, तो इससे हमें पता चलती है कि ये जो जनरल रूल है उसके एक्सेप्शंस हमें सेक्शन 12 के क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 से मिलेंगे। तो जनरल रूल जो है वो 12 के क्लॉज 1 में है और इसके जो एक्सेप्शंस हैं 12 क्लॉज 2, 12 क्लॉज 3 एंड 12 क्लॉज 4 में लेट डाउन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं 12 क्लॉज 2 क्या बोलता है। 12 क्लॉज 2 सेज वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ द पार्ट ऑफ इट, but the part which must be left unperformed bears only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money. The court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। ये तो था लिटरल वर्जन जो बेर एक्ट में लिखा हुआ है। अब हम ये समझेंगे कि ये बोलता क्या है। तो ये सिंपली ये बोलता है कि जहाँ पे एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। सपोजिंगली ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो पार्ट हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं इज़ ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन। सो ये जो नहीं परफॉर्म हो पा रहा है ये बस ये छोटा प्रपोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का। एंड एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, और इस छोटे पार्ट का कॉम्पनसेशन हम एडमिट कर पा रहे हैं। तो सूट कौन फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आइदर पार्टी फाइल कर सकती है टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आइदर पार्टी सूट फाइल कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और जो पार्ट नहीं परफॉर्म हो पा रहा है उसके लिए हम कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देंगे। सो यहाँ पे वर्ड्स जो लिखे हैं अनेबल टू परफॉर्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनेबल टू परफॉर्म? तो अनेबल टू परफॉर्म का ये मतलब है कि जो भी प्लेंटिफ आ रहा है ही शुड नॉट डू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर प्लेंटिफ की खुद की कंडक्ट की वजह से ये वाला पार्ट नहीं परफॉर्म हो पा रहा है, प्लेंटिफ की खुद की कंडक्ट की वजह से, तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस केस में 12 क्लॉज 2 में देंगे? जहाँ पे केस है इम्पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट की आपकी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे अगर प्लेंटिफ अगर खुद ही एट फॉल्ट है, तो चूंकि स्पेसिफिक रिलीफ में सारे प्रोविजंस इक्विटी पे बेस्ड हैं, तो
प्लेंटिफ जब भी इक्विटी क्लेम करने आया तो ही मस्ट ऑल्सो डू इक्विटी। तो अगर प्लेंटिफ की कंडक्ट खुद में गलत है तो ही कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर 12 क्लॉज 2। तो अनेबल टू परफॉर्म का मतलब है कि प्लेंटिफ इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहा है बिकॉज देयर इज सम इम्पॉसिबिलिटी और प्लेंटिफ की कंडक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि इसमें दो रिक्वायरमेंट थी कि जो पार्ट छोड़ा जाना चाहिए वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन होना चाहिए और वो कंपनसेशन इन मनी के टर्म्स में एडमिट करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि ये बोलता है कि सपोजिंगली जो वैल्यू ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो है 50,000 रुपये और जो पार्ट परफॉर्म कर सकता है भी दैट इज़ 49,000 और जो नहीं परफॉर्म कर सकता है दैट इज़ 1,000। तो 1,000 पूरे 50,000 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल पार्ट है और अगर ये 1,000 चूँकि मनी के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये एडमिट ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी है, तो फिर कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है ये कॉम्पनसेशन के तौर पे। मतलब ये 1,000 कोर्ट कॉम्पनसेशन के तौर पे अवॉर्ड कर देगा और 49,000 की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देगा। और इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो सूट है वो आइदर पार्टी फाइल कर सकते हैं, दैट इज ब्रीच कैन बी बाय आइदर पार्टी बट द कोर्ट कैन ग्रांट पार्ट परफॉर्मेंस इन बोथ केसेस। ठीक है, तो मेन इसकी यही रिक्वायरमेंट है कि इसमें आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था तो बी भी फाइल कर सकते हैं और ए भी फाइल कर सकते हैं। और इसका अगर आप जनरल सेंस में समझें तो दिस इज़ ऑब्वियसली बिकॉज कि मेजर पार्ट तो परफॉर्म हो पा रहा है ना, तो उसको हम इन्फोर्स करा लेंगे और जो नहीं परफॉर्म हो पा रहा है उसके पैसे मिल जा रहे कॉम्पनसेशन में तो हम उसके लिए कॉम्पनसेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट परफॉर्म हो पा रहा है तो भले ए की गलती थी या फिर बी की गलती थी, लेकिन कोई भी आकर दोनों पार्टी में से कोई भी आकर इन्फोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 12 क्लॉज 3 की बात करते हैं। Unlike section 12 clause 2 where suit for part performance can be filed by either party, अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि 12 क्लॉज 2 में ब्रीच कोई भी पार्टी कर रहा है, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल है तो इसलिए सूट आइदर पार्टी की द्वारा फाइल किया जा सकता है। लेकिन 12 क्लॉज 3 में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। 12 क्लॉज 3 में जो पार्टी इन डिफॉल्ट है, मतलब जिस पार्टी ने ब्रीच करा है कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्टी अलाउड नहीं है सूट फाइल करने के लिए। मतलब जिस पार्टी ने ब्रीच करा है वो प्लेंटिफ नहीं हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं फाइल कर सकते हैं 12 क्लॉज 3 के अंदर। 12 क्लॉज 3 के बैर एक्ट रीडिंग जाने से पहले हम 12 क्लॉज 3 को समझ लेंगे, फिर हम आएंगे उसकी बैर एक्ट रीडिंग पे। तो 12 क्लॉज 3 के दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो पार्ट आपने परफॉर्म नहीं किया है वो कंसिडरेबल पोर्शन फॉर्म करना चाहिए, मतलब वो एक बड़ा पोर्शन होना चाहिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए फ्रेंड्स, 12 क्लॉज 2 में हमने क्या पढ़ा, जो पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो वो छोटा पोर्शन होना चाहिए, लेकिन 12 क्लॉज 3 उसका उल्टा है और 12 क्लॉज 3 में जो पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो वो बड़ा पोर्शन होना चाहिए और उस बड़े पोर्शन के लिए भी कॉम्पनसेशन मनी के टर्म्स में एडमिट कर सकते हो। मतलब जो बड़ा पार्ट नहीं परफॉर्म हो पा रहा है 12 क्लॉज 3 में उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखेंगे कि 12 क्लॉज 3 में सूट ओनली बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे भी 12 क्लॉज 3 के कंडीशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि दो कंडीशंस हैं। तो भले ही आप कॉम्पनसेशन दे दो जो बड़े वाले पार्ट जो आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो दैट द वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज टू बी परफॉर्म मस्ट बी पेड। तो जैसे ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ये सारा पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये जो छोटा पार्ट है जो परफॉर्मेबल है उसके लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इस छोटे पार्ट का दैट मस्ट बी पेड। और सेकेंड पॉइंट है द प्लेंटिफ will have to relinquish all right to claim specific performance of the part left unperformed। तो specific performance इस पार्ट की, ये जो बड़ा पार्ट है इसकी specific performance आपको उसके लिए सारी क्लेम्स relinquish करनी पड़ेगी। साथ ही में all right to claim compensation for any loss और deficiency, जितनी भी compensation claim करने की right है ये भी आपको relinquish करनी पड़ेगी। आइए इसको बेटर समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू and I will take you to the next slide।
तो 12 क्लॉज 3 जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, 12 क्लॉज 3 दो कंडीशंस को कवर कर रहा है। तो पहला कंडीशन है कि अगर हम मान लें कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड पोर्शन है दैट इज द अनपरफॉर्म्ड पार्ट, ये है अनपरफॉर्म्ड पार्ट। तो 12 क्लॉज 3 का पहला कंडीशन ये है कि जो अनपरफॉर्म पार्ट है इसके लिए कॉम्पनसेशन आप दे सकते हो मनी के टर्म्स में। ओके, तो इसके लिए पैसे दिए जा सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा वाला जो पार्ट है उसके लिए कॉम्पनसेशन दिए जा सकते हैं। तो ओनली द वैल्यू दैट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज टू बी पेड। ओके, तो इसके लिए आप क्या दोगे, कॉम्पनसेशन दोगे, कॉम्पनसेशन दोगे इसके लिए आप। लेकिन ये जो पार्ट जो परफॉर्म हो सकता है, दिस पार्ट, तो इस पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट हो सकता है और उतने की वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। लेकिन 12 प्लस 3 के दूसरे कंडीशंस में ये है कि जो पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है, मतलब ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट जो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है, मतलब चाहे वो बड़ा पार्ट हो या फिर छोटा पार्ट हो, वो कॉम्पनसेशन मनी में उसकी नहीं काउंट की जा सकती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द रेड पोर्शन दैट इज द अनपरफॉर्म पार्ट, भले वो बड़ा पार्ट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट का या छोटा पार्ट हो, लेकिन कॉम्पनसेशन मनी में नहीं दी जा सकती है। और फ्रेंड्स इधर याद रखिएगा, इधर कॉम्पनसेशन दी जा रही है बट यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं दी जा रही है। ओके, हियर यू विल हैव टू पे, तो यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी, सपोजिंगली पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000 है, तो पूरी आपको 50,000 पे करनी पड़ेगी विदाउट एनी रिडक्शन, तो पूरी ही आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 50,000 है और ये जो पार्ट जो नहीं परफॉर्म हो पा रहा है इसकी वैल्यू है 30,000। ओके, तो यहाँ पे बस आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 20,000। ओके, तो यहाँ पे बस आप 20,000 दोगे, लेकिन चूंकि ये सेकंड वाले सिचुएशन में, इन सेकंड वाले सिचुएशन में कॉम्पनसेशन को हम काउंट ही नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, इसलिए आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे विदाउट एनी रिडक्शन। ओके, और इन दोनों ही केसेस में जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है उसको आपको रेलिंक्विश करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर में जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, प्लेंटिफ विल हैव टू रेलिंक्विश द पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड एंड ही विल हैव टू रेलिंक्विश ऑल राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। तो जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो भी आपको रेलिंक्विश करना पड़ेगा और कॉम्पनसेशन की भी सारी राइट्स रेलिंक्विश करनी पड़ेंगी। तो ये हमने पढ़ा 12 क्लॉज 3, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे बेयर एक्ट। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम एक केस देखेंगे, और केस में बेसिक पॉइंट ये है कि किस स्टेज पे पार्ट परफॉर्मेंस ग्रांट हो सकता है। तो इसके लिए हम सुरजीत कौर और नौरता सिंह का केस देखेंगे। तो बेसिकली पार्टी किसी भी स्टेज पे इलेक्ट कर सकती है कि हमें पार्ट परफॉर्मेंस कि हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर पार्टी ने अपने प्लेंट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट फाइल किया था उसमें एवर नहीं किया है, यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्टी कैन इलेक्ट एट एनी स्टेज ऑफ लिटिगेशन merely filing a suit for specific performance of contract and not averring that the party was willing to accept the part performance does not preclude the party। इसका ये मतलब है कि किसी भी स्टेज पे वो पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकती है, और जस्ट बिकॉज ये बात उन्होंने अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में नहीं लिखा है, इससे उन पर कोई रोक नहीं है, वो प्रिक्लूड नहीं हो जाती हैं और वो फिर भी एक्सेप्ट कर सकती हैं पार्ट परफॉर्मेंस। हाउएवर अगर कैटेगोरिकली उन्होंने मना किया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे पार्ट परफॉर्मेंस, तो फिर वो बात में नहीं टर्न कर सकती है अपनी प्लीडिंग्स पे और नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। और जो कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, कॉम्पनसेशन भी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर आप एक लेसर अमाउंट ऑर्डर कर रहे हो कॉम्पनसेशन का, तो कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड प्रॉपर रीजंस फॉर इट। ओके, तो सुरजीत सिंह वर्सेस नौरता सिंह के केस से आगे बढ़ते हुए वील सी 12 क्लॉज 3 का बेयर एक्ट रीडिंग। तो 12 क्लॉज 3 जैसे मैंने आपको समझाया, where a party to a contract is unable to perform the whole of the part and the part which must be left unperformed forms a considerable portion, either admitting compensation in money, तो ये भी बात बड़ा पोर्शन है और उसमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है, या फिर कॉम्पनसेशन बड़ा हो या छोटा हो, ये वही वाला पार्ट है जहाँ पे बड़ा हो या फिर छोटा हो बट कॉम्पनसेशन
आपको नहीं मिल रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब ये जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, चाहे ये बड़ा पार्ट हो या फिर छोटा पार्ट हो, बट कॉम्पनसेशन इस केस में नहीं मिल रहा है। और ये कंसिडरेबल पार्ट वाला वही केस है जहाँ पे वो कंसिडरेबल पार्ट नहीं परफॉर्म कर सकते हो, बट इसका कॉम्पनसेशन मनी के टर्म्स में मिल रहा है। इन दोनों ही केसेस में ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी। एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी का मतलब है जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है, तो उसके सूट पे डायरेक्ट कर सकती है पार्टी इन डिफॉल्ट को कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करे उतना पार्ट जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये जो पार्ट जो शेडेड नहीं है रेड में, वो परफॉर्म करे। और जो क्लॉज ए वाला केस होगा, ये क्लॉज ए वाला केस है, तो पे और हैज़ पेड द अग्रीड कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 50,000 है और जो नहीं परफॉर्म हो सकता है वो 30,000 का है, तो 20,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, एंड क्लॉज बी के अंदर पेज और हैज़ पेड कंसिडरेशन फॉर द होल। और चूंकि सेकंड ये बी वाला केस है, तो चूंकि इन दोनों केसेस में कॉम्पनसेशन आप पता ही नहीं कर सकते हो, तो पूरा 50,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा विदाउट एनी अबेटमेंट। और दोनों ही केसेस में, चाहे ए वाला केस हो या बी वाला क्लॉज वाला केस हो, उसमें आपको रिलिंक्विश करनी पड़ेगी ऑल राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, और कॉम्पनसेशन की भी सारी राइट्स रिलिंक्विश करनी पड़ेगी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम ये देखते हैं कि क्या 12 क्लॉज 3 का रिलीफ सुओ मोटो कोर्ट ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आंसर है नहीं कर सकता है, एज द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू रिलिंक्विश हिज क्लेम्स एंड सारी राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें पार्टी रिक्वायर्ड होती हैं, तो अगर ये पार्टी लिखेंगी तभी होगा ना, वरना फिर अगर कोर्ट अपनी मर्जी से कर देगा तो प्रेजुडिस कॉज हो जाएगा पार्टीज को। हेंस कोर्ट नहीं ऑर्डर कर सकता है सुओ मोटो 12 क्लॉज 3 को। नाउ कमिंग टू 12 क्लॉज 4। 12 क्लॉज 4 एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे बेस्ड है, जिसमें ये बोलता है कि वेयर अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन बाय इटसेल्फ can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from the other part, the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कैसा है, जो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करके उसकी दो पार्ट निकल कर आती हैं, एक पार्ट जो कि परफॉर्म हो सकती हैं और दूसरा पार्ट जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता है, और दोनों ही पार्ट सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे लाई करती हैं एक दूसरे से। तो जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर देगा। नाउ कमिंग टू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम दे सकते हैं ए ने अग्री किया 4 प्लॉट्स बेचने का। एक प्लॉट था, जस्ट 1 सेकेंड, ए ने अग्री किया 4 प्लॉट्स बेचने का। 1 प्लॉट वॉज इन चंडीगढ़, 1 इन मोहाली, 1 इन पंचकुला एंड 1 इन अम्बाला। तो ये 4 प्लॉट्स है फ्रेंड्स। अब 4 प्लॉट्स हैं और किसने अग्री किया? ए ने अग्री किया। बाद में एक को पता चलता है कि जो पंचकुला वाली जो प्लॉट है और अम्बाला वाली प्लॉट है वो उसको बिलोंग ही नहीं करती, उसके ब्रदर को बिलोंग करती है। तो चूंकि ए ने जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहा है सेल करने के लिए चंडीगढ़ और मोहाली की प्लॉट्स भी। तो चंडीगढ़ और मोहाली की प्लॉट्स तो अलग फुटिंग में स्टैंड करती है फ्रॉम पंचकुला एंड अम्बाला। तो कोर्ट भले पंचकुला और अम्बाला वाले प्लॉट्स को सेल करने का ऑर्डर नहीं दे सकता, बट चंडीगढ़ और मोहाली वाली प्लॉट्स को ऑर्डर दे सकता है। ओके, सिमिलरली अगर बी, जिसके साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर बी रिफ्यूज़ करता है कि मैं चंडीगढ़ या फिर मोहाली वाली प्लॉट्स नहीं खरीदूंगा, तो कोर्ट उसको भी डायरेक्ट कर सकता है परचेज करने के लिए प्लॉट्स ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से सेवरेबल है और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे रहते हैं। नेक्स्ट है सुरिंदर सिंह एंड कपूर सिंह का केस, जहाँ पे देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फादर। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट था फादर और रिस्पोंडेंट्स के बीच में कि एक ज़मीन उनको बेची जाएगी, फादर रिस्पोंडेंट को बेचेंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि फादर की डेथ हो जाती है। अब इनका जो सन रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है आर के साथ फॉर द सेम प्लॉट, लेकिन बाद में रिफ्यूज़ कर देता है सन सेल करने के लिए, बिकॉज ये बोलता है कि मेरी एक सिस्टर भी है जिसका भी पार्ट है इस प्लॉट में, सो आई कैन नॉट सेल इट। लेकिन कोर्ट ने बोला कि
आप दोनों का जो पार्ट है वो सेवरेबल है, एंड सिंस यू वर अवेयर ऑफ दिस पार्ट, तो आपका जो पार्ट है वो सेल किया जाएगा ए को, बट ये जो दूसरा पार्ट है वो नहीं सेल किया जाएगा. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू.